जहाँ तक मुझे याद है, मुझे हमेशा से ही बच्चों की देखभाल करना पसंद था। जब मैं 12 साल की हुई, उसके बाद से ही मैंने अपने छोटे भाई का ख्याल रखना शुरू कर दिया था। उसके कुछ ही समय के बाद हमारे पड़ोस के कुछ लोग अपने बच्चों को मेरे घर छोड़कर जाया करते थे, क्योंकि उन्हें मुझ पर विश्वास था। जब मैं बड़ी हुई और मैंने सबको बताया कि मैं किंडरगार्टन की टीचर बनने के लिए पढ़ाई करना चाहती हूँ, तो ये बात सुनकर किसी को हैरानगी नहीं हुई। और अब तक मेरे पड़ोसी ये बात जानकर खुश थे कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, क्योंकि मैं अकेली विश्वसनीय लड़की थी जिस पर भरोसा करके वो अपने बच्चों को मेरे पास छोड़कर जा सकते थे। मुझसे खुश रहने वाले परिवारों में से एक परिवार टेलर का था, क्योंकि जब से उनका बेटा हुआ था वो शायद ही कभी अकेले बाहर गए थे। वो अच्छे लोग हैं, लेकिन वो बाकी लोगों से सावधान रहना ही पसंद करते हैं। इसलिए जब उन्हें पता चला कि अब मैं बेबी सिटिंग का काम बहुत ही गंभीरता से ले रही हूँ, तो उन्होंने फौरन मुझे फोन किया। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अकेले संभाल लोगी डेबी? हाँ बिल्कुल, मैंने पहले भी बहुत बच्चों के लिए बेबी सिटिंग का काम किया है। आप चिंता मत कीजिए और अपनी शाम के पूरे मजे लीजिए। मैं जानता हूँ डियर, बात सिर्फ इतनी है कि हम तुम्हें छोटी डेब की नजर से ही देखते हैं। दिन बीतते तुम कब इतनी जिम्मेदार हो गई हमें पता ही नहीं चला। आपको ये बात मेरे पेरेंट्स के सामने कहनी चाहिए। उन्हें आज भी लगता है कि मैं 12 साल की ही हूँ। वो सिर्फ तुम्हारी फिक्र करते हैं डियर, जैसे हम करते हैं एंड्रयू की। देखो, हम तुम्हें अपने बेटे के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, क्या बात है? पिछले कुछ दिनों से एंड्रयू अपने किसी काल्पनिक दोस्त से बातें कर रहा है। हाँ, ये कितना क्यूट है। पहले हमें भी ऐसा ही लगा था, लेकिन वो अपनी हर शरारत के लिए अपने उस दोस्त गैरी का नाम लगाता है। लेकिन उसकी उम्र के बच्चों में ये होना बहुत आम है। आप ये जानकर हैरान होंगी कि कितनी लड़कियां तो शरारत करके मानती भी नहीं हैं। हाँ, और अनोखी बात यह है कि हम अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानते हैं। हमें पता है कि वो कब झूठ बोल रहा है और वो यकीन से कहता है कि वो सच कह रहा है। हमें डर है कि कहीं ये किसी तरह की परेशानी तो नहीं जिसे किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाकर ठीक कराने की जरूरत है। मैं समझ सकती हूँ। अगर उसने मुझे अपने दोस्त के बारे में कोई भी बात की तो मैं उसका साथ दूंगी, लेकिन साथ ही साथ उस पर नजर भी रखूंगी। आप चिंता मत कीजिए। शुक्रिया डेबी, अब हमें कोई चिंता नहीं। खैर, अब हमें चलना चाहिए। याद रहे, सभी फोन फ्रिज पर पड़े हैं। तुम हमें कभी भी किसी भी फोन पर कॉल कर सकती हो, ठीक है? जी जरूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। मैं जानती थी कि वो लोग भी बेचैन थे, लेकिन इससे मैं एंडी का ख्याल रखने के लिए और भी ज्यादा प्रेरित हो गई। मैं वाकई उन पर अपनी एक अच्छी छाप छोड़ना चाहती थी। हे एंडी। डेबी। एंडी उछलकर बिस्तर से उतरा और मुझसे आकर गले लग गया। वो भी ये जानकर खुश था कि मैं आ रही थी। मैं उसके लिए एक बड़ी बहन की तरह थी। क्या ये सच है कि आज के लिए तुम मेरी बेबी सिटर हो? हाँ बिल्कुल एंडी, लेकिन क्योंकि मैं तुम्हारी बेबी सिटर हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी भी तरह का बर्ताव कर सकते हो। तुम्हें अच्छा बर्ताव करना होगा ताकि तुम्हारे मॉम डैड मुझे हमेशा तुम्हारी देखभाल के लिए यहाँ बुलाया करें, ठीक है? हाँ, मैं बहुत अच्छा बर्ताव करूंगा। और तुम्हारे उस फ्रेंड का क्या, जो तुम्हारे साथ खेलने आता है जब आसपास कोई नहीं होता? तुम्हारा मतलब गैरी? हाँ, मैंने सुना है वो हमेशा मुसीबत में पड़ जाता है। हाँ, वो ऐसा ही करता है, लेकिन मैं उसे अच्छे से समझा दूंगा, पक्का। एक दिन उसने फर्नीचर को जोर से मारा और मैंने उसे बहुत डांटा। तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो एंडी, तुम यहाँ खेलो, तब तक मैं तुम्हारा खाना बनाकर लाती हूँ। जब मैं एंडी के लिए खाना बना रही थी तो मैंने देखा कि 9 बज चुके थे। रात बहुत जल्दी बीत रही थी। मैं एंडी के लिए नूडल्स बनाने के लिए पानी हिला रही थी कि अचानक एक खिलौना मेरी तरफ उड़ता हुआ आया और वो मेरे सर के पास से गुजर कर निकला। वो एरोप्लेन वाला खिलौना था। वो काफी भारी था और उसके काफी हिस्से नुकीले थे। जब मैंने उसे देखा तो मुझे ध्यान आया कि ये एंडी का खिलौना है, इसलिए मैं गुस्से में उससे बात करने गई। क्या हो गया है तुम्हें? हाय डेबी, क्या डिनर तैयार होने वाला है? एंडी, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अच्छे से रहोगे। लेकिन मैं तो अच्छे से ही रह रहा हूँ। तो फिर ये क्या है? ओह, मैं इसे ढूंढ रहा था। ये तुम्हें कहाँ मिला? तुमने इसे मेरे ऊपर फेंका जब मैं खाना बना रही थी। ज्यादा अनजान मत बनाओ। मैंने नहीं किया, मेरा यकीन करो। वो गैरी था, वो भी यही था और उसने कहा कि वो तुम्हें हेलो कहना चाहता है। तुम्हें मेरा यकीन करना होगा। 10 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि उसे खाते ही तुम नहाने चले जाओ। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। नहीं, अब कोई बहाना नहीं। ठीक है। डिनर के बाद अब एंडी का नहाने का वक्त था। सच कहूं तो मैं अभी भी थोड़ी गुस्से में थी, लेकिन वो अभी बच्चा है
मैंने खुद को शांत किया और उससे बात करने गई जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। मुझे यकीन है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, क्योंकि वो बिना किसी शिकायत के नहाने चला गया था। कुछ मिनट बाद मैं बाथरूम में उसके लिए तौलिया रखने गई। वो पानी से भरी एक बड़ी बाल्टी में खेल रहा था, लेकिन जैसे उसने मुझे देखा वो शर्मिंदा हो गया। तुम्हें शर्माने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें तब से बिना कपड़ों के देखा है जब से तुम पैदा हुए हो। ठीक है, लेकिन फिर तो मुझे ऐसे मत देखो। ठीक है, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हें तौलिया देने आई थी और ये कहने आई थी कि जल्दी करो और सोने चलो। ठीक है, मैं 5 मिनट में आता हूँ। मेरी नजर घड़ी पर रहेगी, ओके? हाँ ठीक है, अब जाओ। ठीक है, ठीक है। जैसे ही मैं बाहर निकली, जोर से दरवाजा बंद हुआ और मैं डर कर जमीन पर गिरते हुए बैठ गई। एक बच्चे के हंसने की आवाज आई और मैंने किसी के पैरों की आवाज एंडी के कमरे की तरफ जाती हुई सुनी। कौन है वहां? गैरी, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे कमरे में ही इंतजार करना। क्या? एंडी, कौन है वहां? ये गैरी है। मैंने इसे यहाँ आने के लिए नहीं कहा, सच में। मैंने उसे कमरे में ही रुकने के लिए कहा था। एंडी, गैरी कैसा दिखता है? क्या वो एक बच्चा है? हाँ, वो एक छोटा लड़का है। वो हर रात मेरे साथ खेलने आता है। मैंने मॉम और डैड को बताया था, उन्होंने कहा ठीक है, जब तक वो कोई शरारत ना करे। कपड़े पहनो और बाहर बंद निकलना। दरवाजा बंद कर लो और मेरा इंतजार करो। अंदर से बंद कर लो। गैरी अच्छा है, वो बस थोड़ा ज्यादा मस्तीखोर है। प्लीज तुम मॉम डैड को उसकी शिकायत मत लगाना। उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए मैं बाथरूम से बाहर निकली और डरते हुए एंडी के कमरे की तरफ चलने लगी। गैरी, मैं एंडी की दोस्त हूँ। क्या तुम अपने घर से भागे हो? तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी फिक्र कर रहे होंगे डियर। मैं कॉन्फिडेंट और कन्विंस्ड लगना चाहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत डरी हुई थी। जब मैं कमरे में घुसी तो वो काफी खाली था। मैंने बिस्तर के नीचे, पर्दों के पीछे और यहाँ तक कि अलमारी के अंदर भी देखा, लेकिन कोई नहीं मिला। क्या वो फिर से भाग गया? मैं पीछे मुड़ी और बाथरूम की तरफ जाने लगी, लेकिन इससे पहले कि मैं कमरे से बाहर निकलती, दरवाजा बंद होने की आवाज आई और उसके पीछे एक अजीब सा आदमी खड़ा मुझे देख रहा था। वो गैरी था, लेकिन वो कोई बच्चा नहीं था। वो एक बड़ी उम्र का आदमी था। वो लंबा, पतला और कमजोर था। उसने एक बच्चे की तरह नाविक की पोशाक पहनी हुई थी। उसका चेहरा मासूम था और उस पर बड़ी सी मुस्कान थी। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं गैरी हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा मिस। दूर रहो, एंडी के पेरेंट्स आने वाले हैं और तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। क्या मॉम डैड मुझसे नाराज होंगे? हाँ, तुम्हें सजा मिलेगी। तुम यहाँ नहीं रुक सकते। मॉम डैड मुझे सजा नहीं दे सकते क्योंकि मैंने उन्हें खा लिया है। पहले मुझे लगा कि इस आदमी के दिमागी हालत ठीक नहीं है, लेकिन यह बात बताने के बाद उसने मुझे अपनी असलियत दिखा दी। इस आदमी के चेहरे पर क्रूरता और शैतान का रूप था, लेकिन जिस बात से मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही थी वो ये थी कि वो गुस्सा नहीं था बल्कि खुश था। और जानती हो क्या, मुझे अभी भी थोड़ी भूख है। दूर हटो मुझसे, मदद करो, कोई मेरी मदद करो। तुम तो एक बेबी सिटर हो, है ना? फिर तो तुम मेरा भी ख्याल रख सकती हो। मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। जैसे ही मैंने ऐसे कहा वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा, जैसे उसे मुझे उस तरह डरते हुए देखकर मजा आ रहा हो। मेरे दिमाग में पहली बात ये आई कि मैं खिड़की की तरफ भागूं और वहां से नीचे चली जाऊं, लेकिन मैं एंडी को इस शैतान के साथ अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मैंने उसके सामने ऐसा नाटक किया जैसे मैं खिड़की से कूदने वाली हूँ, और ये देखकर वो भागते हुए मेरे पास आने लगा। नहीं, रुको। जब वो मेरे करीब आया तो उसने मुझे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ताकि मैं कूद न जाऊं, लेकिन उसके बजाय मैंने फौरन पास में पड़े कैबिनेट पर रखे लैंप को अपने हाथ में लिया और उसे उसके सर पर फोड़ दिया। वो आदमी थोड़ा सा लड़खड़ाया, लेकिन जल्द ही खुद को संभालने लगा। मैंने फौरन इस मौके का फायदा उठाया और बाथरूम की ओर भागने लगी। एंडी, दरवाजा खोलो, जल्दी। जब तक मैं बाथरूम के दरवाजे तक पहुंची, एंडी उसे खोल चुका था। बिना 2 बार सोचे मैंने उसे उठाया और घर से बाहर भाग गई। बाहर निकलते वक्त मैंने देखा कि बहुत से पड़ोसी पहले ही वहां जमा थे और उनमें से एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मैंने फौरन उसे गले लगा लिया। डेबी, क्या हुआ? घर के अंदर एक आदमी है, उसने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तुम्हें उसे पकड़ना चाहिए। मेरे ऐसे कहते ही मैंने देखा कि बहुत से आदमी घर के अंदर भागे और मैं भी एंडी और अपने दोस्त को गले लगाकर रोती रही। एक भयानक सपना खत्म हो चुका था। कुछ दिनों बाद मैंने टीवी पर इस आदमी के बारे में एक खास रिपोर्ट देखी। वो फरार हो चुका था। सूत्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि इस आदमी का नाम गैरी है, हालांकि हम ये नहीं जानते कि इसका असली नाम है भी या नहीं।
इस अपराधी का काम कुछ इस प्रकार है कि यह बच्चे की तरह बर्ताव करता है और अपने शिकार का विश्वास जीत लेता है, जिनमें ज्यादातर बच्चे हैं, और फिर ही उनका बेरहमी से कत्ल कर देता है। गवाहों का कहना है कि उसके बच्चे की तरह बर्ताव करने के बावजूद कूड़ेदान में मिले शव ये बताते हैं कि वो किसी भी तरह की मानसिक कमी का शिकार नहीं है, बल्कि वो अच्छी तरह जानता है कि वो क्या कर रहा है। अगर आपके बच्चे कहते हैं कि वो किसी अनजान से बात कर रहे हैं तो फौरन 911 पर फोन लगाइए और उन्हें अकेला बिल्कुल मत छोड़िए। मैंने उसी वक्त टीवी बंद कर दिया और रोने लगी। मैं उस रिपोर्ट को पूरा नहीं देख पाई क्योंकि न सिर्फ मुझे वो रात याद आई बल्कि उस आदमी से हुआ मेरा सामना भी याद आ गया। बहुत से अन्य लोग भी इस मंजर से गुजरेंगे, लेकिन सब मेरी तरह खुशकिस्मत हो जाएं जरूरी नहीं। ये एक बुरे सपने की तरह मेरे लिए भले ही समाप्त हो चुका हो, लेकिन इसका खात्मा अभी नहीं हुआ था। जब मैं 16 साल की थी तो मुझे मेरी पहली नौकरी मिली। पहले तो मैं इसके लिए बहुत उत्साहित थी। मैंने काफी बार खुद को ये कहा कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूं कि मुझे इतनी आसानी से काम मिल गया। लेकिन मेरे काम का पहला दिन जब करीब आया तो मैं इतना घबरा गई कि मेरी मॉम ने मुझे पहले दिन मेरे काम पर छोड़ने का फैसला किया। शायद उन्हें लगा होगा कि मुझसे बात करके वो मुझे थोड़ा शांत कर पाएंगी, लेकिन सच तो ये था कि इससे मुझे कोई मदद नहीं मिल पा रही थी। क्या तुम मेरी बात सुन रही हो बैथी? मुझे याद है उनके सवाल ने मुझे मेरे ख्यालों से जगाया। अपनी मॉम को जवाब देने से पहले मैंने उनकी तरफ देखा और फिर कहा, माफ कीजिएगा मॉम, मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। मेरी मॉम ने कुछ सेकंड्स के लिए मेरी तरफ देखा। वो मुस्कुराकर मुझे ये समझाना चाह रही थी कि वो समझ सकती हैं। फिर उन्होंने वापस सड़क पर ध्यान देना शुरू कर दिया और गाड़ी चलाते हुए कहा, तुम अच्छा करोगी बेटी, चिंता की कोई बात नहीं है। डेजी को तुम पसंद आओगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो? शांत हो जाओ। क्या तुमने अपने छोटे भाई का ध्यान नहीं रखा? तुम्हें अनुभव है। साथ साथ तुम एक जिम्मेदार और मस्ती करने वाली लड़की हो। तुम अच्छा करोगी। उसने कुछ ही समय पहले अपने डैड को खोया है मॉम। मेरी मॉम ने गहरी सांस ली। वो बस एक छोटी बच्ची है बेथ। उन्हें ये सब इतना आसान लग रहा था कि मैं चाहते हुए भी उन्हें कुछ समझा नहीं पा रही थी, और इस वजह से मुझे गुस्सा आने लगा था और इसलिए मैं घबराई हुई हूँ मॉम। मुझे यकीन है कि तुम्हें समझ आ जाएगा कि कैसे संभालना है बेथ। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? मॉम ने एक बार फिर कुछ सेकंड्स के लिए मुझे देखा। क्या ये सब कॉलेज के बारे में है? वो मुझे समझ गई थी। मैंने तुम्हें कहा था कि उस बारे में चिंता करना बंद करो बैथी। हमारे पास पैसे हैं पर उतने नहीं। मैंने देखा कि किसी तरह मॉम थोड़ा परेशान हो गई। जब वक्त आएगा तब देख लेंगे कि क्या करना है, ठीक है? मैं नहीं चाहती कि तुम उस बारे में चिंता करो। तुम इस काम में अच्छा करोगी और तुम कॉलेज के लिए पैसे भी बचा लोगी, और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से मैं जानती हूँ कि तुम्हें कोई और नौकरी मिल जाएगी। सब ठीक हो जाएगा। हमेशा की तरह वो सही थी, लेकिन इस बात ने मुझे शांत नहीं किया, इसलिए मैंने एक लंबी सांस ली और गाड़ी की खिड़की पर अपना सर टिकाकर बैठ गई। ठीक है। हमारी बात होने के कुछ ही समय बाद हम उस जगह पर पहुंच गए जहां मुझे काम करने के लिए जाना था। वो थोड़ा छोटा था लेकिन देखने में काफी अच्छा लग रहा था, एक छोटे खुश परिवार के जैसा। जैसे ही मेरी मॉम ने वहां गाड़ी लगाई, मैंने अपनी कलाई की ओर देखा। उस दिन मैंने अपने हाथ पर गुलाबी रंग की घड़ी पहनी थी जो मुझे बेहद पसंद थी। उसकी मदद से मुझे पता चला कि अभी सुबह के 8:36 हुए हैं। अपने चेहरे पर मुस्कान लिए मेरी मॉम ने कहा, हम जल्दी पहुंच गए। हाँ, कम ऑन बेथी, अब जाओ भी। ठीक है। मैंने अपनी सीट बेल्ट उतारी और गाड़ी का दरवाजा खोला, लेकिन नीचे उतरने से पहले मैंने अपनी मॉम का चेहरा देखा। मुझे यहाँ लाने के लिए शुक्रिया मॉम। मुझे खुशी हुई डार्लिंग। याद रहे, तुम बहुत अच्छा करोगी। बाद में मिलते हैं बेथी। मैं अपनी मॉम की गाड़ी को जाता हुए सुनते हुए घर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंची तो खटखटाने के लिए मैंने अपना हाथ उठाया। इससे पहले कि मेरा हाथ दरवाजे तक जाता, किसी ने फौरन खोल दिया। वो जूलिया थी, जिस बच्ची की मैं देखभाल करने वाली थी, उसकी मॉम। वो मुझे देखकर चौंक गई। बेथ, तुम आ गई? मैंने उन्हें हाथ हिलाकर हाय कहा। हेलो जू, लेकिन उसने मुझे बीच में ही टोक दिया। मैं बस निकल ही रही थी। डेजी किचन में है, बाय। मैं कंफ्यूज होकर घर के दरवाजे पर ही खड़ी रह गई और जूलिया मेरे सामने से निकलकर चली गई। मैंने घर का दरवाजा बंद किया। जूलिया मेरी मॉम की जानकार है और जिस दिन उसने मुझे अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए चुना, उस दिन उसने मुझे अपना घर दिखा दिया था, इसलिए मैं जानती थी कि किचन कहाँ है। मेरे सामने एक छोटा सा हॉलवे था जिसके दोनों तरफ दरवाजे थे। दाएं तरफ वाला दरवाजा खुला हुआ था। मैंने एक लंबी सांस ली क्योंकि मैं घबराई हुई थी और मैं दाएं तरफ बने कमरे की ओर चली गई। वो डाइनिंग रूम था।
उसके आखिर में एक और रास्ता था जो किचन की तरफ जा रहा था। जैसे ही मैंने उस रास्ते को पार किया, मैंने डेजी को देखा। 6 साल की बच्ची जिसके लंबे सुनहरे बाल और हरे रंग की आंखें थी, ठीक जूलिया जैसी। वो प्लास्टिक के एक छोटे कप में अपने लिए ऑरेंज जूस डालने की कोशिश कर रही थी। हाय डेजी। वो लड़की मुड़ी और कुछ सेकंड्स के लिए उसने मेरी तरफ देखा। मैं बस बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार करने लगी, लेकिन बिना जवाब दिए वो वापस अपने ग्लास में जूस डालने लगी। इस वजह से मैं और भी ज्यादा घबराने लगी। क्या मैं उसे पसंद नहीं? क्या तुम चाहती हो क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? मैं खुद कर सकती हूँ। जैसे उसने अपने ग्लास में जूस भर लिया, वो मेरे आगे से निकलकर डाइनिंग रूम में चली गई। डेजी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं, बल्कि मैंने उसे कुर्सी पर बैठते हुए देखा। जब उसने अपने जूस पीना शुरू किया तो मैं उसके पास गई। क्या होगा अगर वो मुझे पसंद नहीं करेगी तो? क्या मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा? क्या तुमने नाश्ता किया डेजी? अभी भी मेरी तरफ ना देखते हुए उसने जवाब दिया, नहीं। ओह, तो क्या तुम खाना चाहोगी? तुम जो कहोगी मैं बना दूंगी। अचानक डेजी ने मेरी तरफ देखा। वो कुछ परेशान लग रही थी। मैं कुछ नहीं खाना चाहती। कभी कभी बच्चे बेवजह अजीब सा बर्ताव करते हैं, लेकिन क्यों? उसने मुड़कर कप की तरफ उदास होकर देखा। शायद उसका यह बर्ताव बेवजह नहीं था। मैं दुखी हूँ। जेरी मर गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल को बहुत बड़ी ठेस पहुंची हो। मैं इस चीज के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए मैं कुछ सेकंड्स तक वहीं खड़ी रही, इस बात से अनजान कि मुझे क्या कहना चाहिए। यहां तक कि मुझे पसीना भी आने लगा, लेकिन फिर भी मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसने जेरी क्यों कहा। वो दुनिया की सबसे अच्छी गोल्डफिश थी। गोल्डफिश? मैंने चैन की सांस ली। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास गोल्डफिश थी। उस छोटी सी बच्ची ने खुशी से झूमते हुए मुझे देखा और कहा, हाँ, दुनिया की सबसे बेहतरीन गोल्डफिश। लेकिन वो एकदम से फिर से उदास हो गई। मैं तुम्हें दिखाती, मगर मॉम ने उसे फेंक दिया। उन्होंने उसे फ्लश करके बहा दिया क्योंकि वो मर चुकी थी। कुछ ही सेकंड्स में वो बच्ची फिर परेशान हो गई। उसके इतने सारे भाव थे जो हर बात पर बदल रहे थे। लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। वो तो बस उल्टी होकर लेटी हुई थी। वो मुझे करतब करके दिखा रही थी। मैं नहीं जानती कि ये करना ठीक था या नहीं, लेकिन मैं उसे इस परिस्थिति के बारे में समझाने लगी। शायद उसकी मॉम के पास उसे इस तरह बात करने का समय नहीं था। ऐसा ही होता है जब कोई मछली मरती है। क्या सच में? तो क्या मॉम ने ठीक किया? मुझे माफ करना डेजी, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं अगर तुम उदास हो तो। हाँ, लेकिन अब मैं उदास नहीं हूँ। अब वो उदास नहीं है? मेरे सवाल का जवाब मुझे फौरन मिल गया, क्योंकि अब उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। मैं खुश हूँ। मॉम ने कहा कि वो मेरे लिए एक पपी लेकर आएंगी। मैं कंफ्यूज होकर उसे देखती रही। मैं नहीं जानती थी कि छोटे बच्चे भी ऐसे हो सकते हैं, या फिर मुझे शायद याद नहीं होगा। जो भी हो, उसके बर्ताव से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं आ गई। लिविंग रूम से हमें जूलिया की अंदर की आवाज आने लगी। मॉमी! जल्द ही डेजी की मॉम लिविंग रूम में आई और उसने मुझे और अपनी बेटी को सोफे पर बैठा हुआ देखा। हाय मेरी प्यारी बेटी, तुम तो खुश लग रही हो। क्या तुम्हारा दिन अच्छा था? हाँ मॉम। वो बच्ची अपनी मॉम को ऊपर से नीचे देखने लगी। शायद वो किसी चीज की तलाश कर रही थी। हाँ, मेरा पेट कहाँ है मॉम? चलो हम तुम्हारे लिए पेट लेने चलते हैं। ये! मैं डेजी को हंसते हुए देखने लगी। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों माँ बेटी में बहुत प्यार था। जब मैं घर लौटी तब तक बहुत थक चुकी थी। मैं कुछ समय के लिए अकेले रहना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, मॉम अंदर आ गई। बेथी, उन्होंने मुझे गले लगाया। तुम्हारा दिन कैसा था? क्या सब कुछ ठीक रहा? हाँ मॉम। बहुत बढ़िया। डेजी बहुत ही प्यारी है ना? मैं उनके सवाल को सुनकर अनकंफर्टेबल हो गई। हाँ बिल्कुल। हालांकि आप जानती हैं, छोटे बच्चे कभी कभी डरावने हो जाते हैं। मैं ना चाहते हुए भी डेजी का वो चेहरा नहीं भूल पा रही थी जब उसने बड़ी सी मुस्कान देकर कहा था कि उसे नए पेट आने की बहुत खुशी है। वो देखने में बहुत ही डरावना था, लेकिन वो बस एक छोटी बच्ची है, उसे समझ नहीं है। लेकिन बस थोड़े से अगली बार मैं डेजी का ख्याल रखने के लिए गई तब मैं और ज्यादा पॉजिटिव थी। बाद में मिलते हैं बेथ। बाय जूलिया, बेस्ट ऑफ लक। घर के अंदर घुसने के बाद मैंने दरवाजा बंद कर दिया और मुझे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे एक चूहा शोर करता है। मुझे इस बात से डर लगने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। क्या इस घर में चूहा था? क्योंकि वो डेजी के लिए खतरनाक हो सकता था। मैं लिविंग रूम की तरफ भागी जहां से आवाज आ रही थी।
जो हो रहा था उस पर मैं यकीन नहीं कर पाई। डेजी, तुम ये क्या कर रही हो? वो बच्ची सोफे पर अपने हाथ में हैमस्टर लिए हुए बैठी थी। उसने उसे इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि वो हैमस्टर बेसब्री से आजाद होने की कोशिश कर रहा था। डेजी के पास में ही हैमस्टर का पिंजरा पड़ा था जिसमें से उसने उसे निकाला था। उस लड़की ने मुझे देखकर मुस्कान दी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। हाय बेथ। मैं फौरन उसके पास गया और उसके हाथ से उस मासूम जानवर को लेने की कोशिश करने लगी, लेकिन डेजी ने अपने हाथ पीछे हटा दिए। ये मेरी है। वो हैमस्टर अब भी दर्द में कर्रा रहा था। लेकिन डेजी, क्या तुम देख नहीं पा रही कि वो तकलीफ में है? डेजी ने उस जानवर को करीब से देखा। दर्द में? हाँ, तुम उसे दुख पहुंचा रही हो। मैंने अपने हाथ डेजी के आगे बढ़ाए। मुझे दो, मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे पकड़ना है। तभी डेजी ने मेरे हाथ में उस जानवर को पकड़ा दिया और मैंने बहुत ही आराम से उसे पकड़ा। तब तक डेजी बहुत ही ध्यान से उसे देख रही थी। उस जानवर ने अब तड़पना बंद कर दिया था। देखा, हमें इसे बहुत ही प्यार से संभालना होता है। प्यार से? हाँ, बहुत प्यार से, बिना उसे नुकसान पहुंचाए। क्योंकि अब वो जानवर चिल्ला नहीं रहा था, इसलिए मुझे वो प्यारा लगने लगा। ये बहुत क्यूट है ना? डेजी ने मुझे जवाब नहीं दिया। तुमने इसका क्या नाम रखा? नफरत। एक बुरा एहसास मुझे परेशान करने लगा। क्या? नफरत, क्योंकि मैं इससे नफरत करती हूँ। लगता है तुम्हारे लिए एक नए पेट को अपनाना मुश्किल हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसने अपना सर हिलाते हुए कहा। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये पसंद नहीं। वेल, अगर ऐसा है तो अब ये तुम्हारा पेट है। हाँ। आखिर में तुम्हें नफरत से प्यार हो ही जाएगा, देखना। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हेट तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त के लिए नहीं रहेगा। डेजी के हैरान कर देने वाले भाव ने मुझे फिर से डरा दिया। लंबे समय तक? कब तक? अब मैं इस सवाल का जवाब उसे कैसे देती? वेल, जब तक हेट मर नहीं जाती, जैसे जेरी। हाँ। ओके। डेजी ने हैमस्टर को ध्यान से देखते हुए शरारत भरी बड़ी सी मुस्कान दी। एक दोपहर में अपनी मॉम के साथ डाइनिंग रूम में बैठकर जब खाना खा रही थी तो मेरे सेल फोन बजने लगा। मैंने उसे अपने पैंट्स की एक जेब से निकाला और देखा कि किसका फोन आया है। वो जूलिया का था। मैं हैरान हो गई। क्या हुआ बेथी? कुछ नहीं, बस जूलिया मुझे इस तरह कभी फोन नहीं करती। ज्यादा इंतजार ना करते हुए मैंने आंसर बटन को दबाया और सेल फोन को अपने कान के पास लगा लिया। जूलिया? हेलो बेथ, अचानक फोन करने के लिए माफ करना, क्या तुम कल आ सकती हो? वो मुझसे ऐसा क्यों पूछ रही हैं? हाँ जरूर, मैं क्यों नहीं जाऊंगी। वो क्या है ना, हेट मर गई। हाँ, वो हैमस्टर? लेकिन तुम तो उसे कुछ हफ्ते पहले लाई थी। हाँ पता नहीं, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। हाँ खैर, मैंने एक बिल्ली अडॉप्ट की है, उसका नाम ज्यूल है। जब तुम कल आओ तो उसका भी ख्याल रखना। हाँ बिल्कुल, बाय बाय। अगले दिन मैं वहां जल्दी पहुंच गई, हमेशा की तरह। याद रहे कि तुम्हें ज्यूल का भी ध्यान रखना है। डेजी लिविंग रूम में है, जल्द मिलते हैं बेथ। हमेशा की तरह मैंने उसे गुड बाय कह दिया। फिर मैं घर के अंदर गई और मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। जैसे ही मैं लिविंग रूम में आई, मैंने खुशी से झूमते हुए कहा, हेलो डे। मैं फौरन रुक गई जैसे ही मैंने देखा कि लिविंग रूम में मेरे अलावा और कोई नहीं था। जी, मुझे लगा हो सकता है कि वो अपना खाने लेने गई हो। मैं डाइनिंग रूम में गई। डेजी? वहां भी कोई नहीं था। डेजी! मैं किचन से होते हुए अंदर गई, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। और तभी एक अजीब से डर ने मुझे घेर लिया। हो सकता है कि वो अपने बेडरूम में हो या फिर बाथरूम में, लेकिन अगर ऐसा है तो डेजी ने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? उसी समय एक चीज ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। किचन के एक ऊपर वाले कैबिनेट पर डेजी का प्लास्टिक कप था जिसमें वो अपने लिए जूस डालकर पीती है। ना उम्मीद के साथ मैं फिर से डेजी को ढूंढने में लग गई। डेजी, तुम कहां? और मैं रुक गई। किचन की खिड़की से मुझे बाहर कुछ दिखा। मैं उसे ठीक से देखने के लिए मुड़ी। तो तुम यहां हो? डेजी को बाहर गार्डन में देखकर मेरी चिंता खत्म हो गई। वो जमीन पर बैठी थी और दूसरी दिशा की ओर देख रही थी, इसलिए मैं सिर्फ उसकी पीठ देख पा रही थी। मैं नहीं जानती थी कि वो क्या कर रही है। फिर भी मैं मुस्कुरा कर किचन के बाएं ओर बने हुए दरवाजे से बाहर आई, जो सीधे उस गार्डन में खुलता था। मैं उसके करीब जाने लगी। वो अभी भी मेरी तरफ पीठ करके बैठी थी। मैं फौरन समझ गई कि डेजी अपने हाथों का इस्तेमाल करके कुछ कर रही है, क्योंकि वो हिल रही थी। डेजी, तो तुम यहाँ हो? तुम क्या कर? बेथ,
जब उस बच्ची ने मेरी तरफ मुड़कर देखा तो मेरे चेहरे की खुशी एक झटके में उतर गई, बल्कि मैं तो कहूंगी कि मैं एक पुतले की तरह जम सी गई। मेरी आंखें जो देख रही थी वो सच नहीं हो सकता। डेजी खड़ी हो चुकी थी और वो पूरी तरह खून से लिपटी हुई थी। उसके हाथ, उसका चेहरा, उसके कपड़े सभी में खून के धब्बे थे। पहले तो मैं डर गई, मुझे लगा कि शायद उसे चोट लगी है, लेकिन उसके बाद मैंने बाकी चीजों पर ध्यान दिया। उसके दाएं हाथ में चाकू था और उसके पैरों के पास बिल्ली की लाश, जिस पर चीरा लगा हुआ था और खून निकल रहा था। ये तुमने क्या किया? डेजी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान देखकर मेरे गले में आवाज अटक गई। जूलिया मर गई है, बिल्कुल हीट की तरह और चेरी की तरह और डैडी की तरह। मैं उसे बस देखती की देखती रह गई। तुम सही थी, जब वो मर जाते हैं तो एक नया पेट आता है। जल्द ही मॉम मेरे लिए पपी लाएंगी। मेरे चेहरे से पसीने छूटने लगे। मैंने जूलिया को फोन करके बुला लिया। डेजी और मैं उसके लिविंग रूम में बैठकर इंतजार करने लगे। डेजी सोफे पर बैठी थी, वो अभी भी खून से लथपथ थी और मैं उससे दूर खड़ी थी। ओह माय! वो अपनी बेटी के पास आई। क्या हुआ? और तुमने इसे साफ क्यों नहीं किया? मैं इसे छूंगी भी नहीं। जूलिया मेरी तरफ देखने के लिए मुड़ी। एक्सक्यूज मी? मैं एक शैतान को छूंगी तक नहीं। क्या कहा तुमने? ये एक शैतान है, इसने उस बिल्ली को जानबूझकर मार डाला। देखो जरा इसे। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। जूलिया ने कुछ सेकंड्स तक अपनी बेटी को देखकर फिर वापस मेरी तरफ नजर घुमाई। वो नहीं जानती कि उसने क्या किया है। उसे पता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ इस तरह बर्ताव करने की? पता ही क्या बैत, तुम निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें नौकरी से निकालती हूँ। मैं इस बात को जानकर कुछ सेकंड्स के लिए तो हैरान रह गई। जाहिर है कि वो मुझे नौकरी से निकाल देती, लेकिन क्या वाकई क्या वो इस बात का बहाना दे रही थी कि उसकी बेटी ने एक जानवर को मार डाला? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्ची है, उसने खून किया है। आखिर में जब मुझे ये एहसास हुआ कि वो अपनी बेटी की गलती नहीं मानेगी, तो मैं घर से निकलकर बाहर आ गई। घर के बाहर मैंने अपनी मॉम की गाड़ी खड़ी हुई देखी। मैंने ही उन्हें मुझे ले जाने के लिए बुलाया था। अभी भी हैरान मैं गाड़ी में जाकर बैठ गई। वो भी परेशान थी। क्या हुआ बैत? मैं जवाब नहीं दे पाई। बैत? मैं अपनी आंखें तक नहीं झपका रही थी और मेरी आवाज मेरे गले में ही अटक गई थी। मैं अपनी मॉम को वो सारी बात कैसे समझाती? मैं बस एक ही बात बार बार सोच रही थी कि काश उस लड़की को अब और कोई पेट ना मिले। बैत, क्या हुआ?